हेलो एवरीवन, मेरा नाम सैमी आलम है और मैं डीएसयू द्वारका कैंपस में पढ़ता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीपीयू मतलब ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर से, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट के कॉमन क्वेश्चन है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे प्लेसमेंट होती है कि नहीं, और जो होती है तो कितनी पैकेजेस पे होती है, कौन कौन सी कंपनियां आती हैं और किन किन बच्चों के प्लेसमेंट हो चुकी है। आज की वीडियो बहुत शानदार होने वाली है क्योंकि हम आज इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलेंगी, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग सारी जानकारी मिलेंगी, और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिलेगी कि एडमिशन्स कैसे होते हैं, और साथ में ये भी जानकारी मिलेगी कि आपको डीएसयू द्वारका कैंपस चाहिए तो कितनी रैंक लानी पड़ेगी, तब जाके आपको डीएसयू द्वारका कैंपस मिलेंगी। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीपीयू यानी ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर, और हम आज इनसे कुछ क्वेश्चन जो कॉमन स्टूडेंट के क्वेश्चन है उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे और पूछेंगे क्या प्लेसमेंट होती है या नहीं होती है डीएसयू में। तो सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम उमैर है। आई एम हेडिंग दी प्लेसमेंट्स फॉर ईस्ट जोन एट डीएसयू और पिछले 2.5 साल से यहाँ पे हूँ। उससे पहले आई वर्कड विद अ लॉट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक आईसीआईसीआई बैंक, ओयो, एयरटेल, एंड आफ्टर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन आई हैव केम हियर। सर, आप जो टीपीयू या कोई पार्टिकुलर डिपार्टमेंट के या फिर पूरी यूनिवर्सिटी को हैंडल करते हैं? वैसे तो हम पूरी यूनिवर्सिटी को हैंडल करते हैं, बट प्राइमरीली मैं मैनेजमेंट प्रोग्राम्स देखता हूँ और ईस्ट जोन हैंडल करता हूँ। सर, जैसे कि अभी हम लोग कुछ जूनियर बच्चे हैं या फिर हम लोग जैसे थे, तो हम लोग आईआईटी जैसे लैब में भेजे जाते हैं और इंडस्ट्रियल विजिट पे जाते हैं, तो इसका क्या पर्पस होता है सर? जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि आप बहुत सारे लोगों से, अलग अलग तरह के लोगों से मिल सकें, उनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल डिप्लोमा कंप्यूटर की पढ़ाई की है, ठीक है, आप अपना करियर उसी फील्ड में आगे बढ़ाएंगे। आपके आने वाले जो भी साथी होंगे वो डिप्लोमा कंप्यूटर, बीसीए, बीटेक इसी के होंगे। लेकिन जब आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो आपका डिप्लोमा कंप्यूटर वाला भी दोस्त होता है, डिप्लोमा एमएलटी वाला भी दोस्त होता है, डिप्लोमा मैकेनिकल वाला भी दोस्त होता है, बीबीए, बीकॉम, बीएससी वाला भी दोस्त होता है। तो आज से 10 साल बाद जब हम याद करते हैं कि यार मुझे फाइनेंस का कोई काम है, तो वो कॉलेज का ही दोस्त याद आता है कि यार मेरा वो दोस्त था, वो फाइनेंस में था, उसको फ़ोन कर लेता हूँ। तो ये कोशिश रहती है कि आपके दिमाग का जो विज़न है आपकी लाइफ का, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। और ज़्यादा बढ़ेगा कैसे? चीज़ें देख के। जब आप कुछ चीज़ें देखेंगे, महसूस करेंगे, आईआईटी जैसी जगह पे जाएंगे, आप खुद भी तो अपने आप में ख्वाब रखते होंगे कि हम आईआईटी में जाएं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगर आप हो सकता है अकेले जाएं तो वो जो लैब आपको देखने को मिली जब आप इंडस्ट्रियल विजिट पे गए तब शायद देखने को ना मिलती। यस सर। लेकिन जब आप डीएसयू के इंडस्ट्रियल विजिट पे आईआईटी के लैब्स में गए तो वहाँ आपको मिलने का मौका मिला, वहाँ की फैकल्टीज से इंटरैक्ट करने का मौका मिला, तो आपके मन में आईआईटी पहुँचने की जो मोटिवेशन था वो और ज़्यादा बढ़ गया होगा कि हाँ यार ये जगह है जहाँ मुझे आना है, चाहे पढ़ने के लिए या फिर पढ़ने के बाद नौकरी के लिए। सर, तो हम जैसे कि जानते हैं कि इंटर्नशिप करना ज़रूरी होता है, तो क्या सर आपकी क्या राय है? इसके क्रेडिट्स भी होते हैं, तो ये सर इंटर्नशिप क्या कॉलेज प्रोवाइड करती है या फिर बच्चे खुद से ढूंढते हैं? वेदर इट बी इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स, ठीक है, हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि कैंपस प्लेसमेंट से ज़्यादा आसान चीज़ नौकरी पाने के लिए एक फ्रेशर के लिए जो कॉलेज में पढ़ रहा है और कोई चीज़ नहीं होती। जितनी मेहनत कोई एक सिंसियर बच्चा है वो ओपन मार्केट में नौकरी ढूंढने के लिए करता है, अगर वो कॉलेज में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उतनी मेहनत उसमें बैठने के लिए और उसमें अप्लाई करने के लिए और उसमें सेलेक्ट करने के लिए करे, तो जो टॉप कंपनीज आ रही हैं उसमें सेलेक्ट हो सकता है।
नंबर 1। नंबर 2, बिकॉज एज आई मेंशन कि इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट ये आपका करियर है, आपको इसको सबसे ऊपर ले जाना है। कॉलेज इज अ सपोर्ट सिस्टम जो आपको एक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, गाइड करता है चीज़ों के लिए, बट इट इज़ यू हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर करियर। कॉलेज कंपनी को इनवाइट कर सकता है, ठीक है, कॉलेज कंपनी को इनवाइट कर सकता है, कॉलेज आपको ट्रेन कर सकता है, लेकिन इंटरव्यू वाले दिन आप पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यस, डेफिनेटली बहुत जो मैंडेटरी इंटर्नशिप्स है, जो करिकुलम का पार्ट है, उसमें कॉलेज अपनी पूरी कोशिश करता है कि बच्चों को अच्छे से अच्छी इंटर्नशिप दिलाई जा सके। और जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे सिंसियर बच्चे हैं जो कि ऑफ कैंपस भी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। हमारा उद्देश्य ये रहता है हमेशा कि बच्चे के हित में जो सबसे बेहतर चीज़ हो सके। सर अभी तक तो ये फर्स्ट बैच है DSU के, तो आप बता सकते हैं सर कि कौन कौन सी कंपनियां आ चुकी है और कितने बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं? अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी सेशन एंड नहीं हुआ है, सेशन चल रहा है, फाइनल सेमेस्टर में है। तो अभी तक अगर मैं डिप्लोमा और डिग्री दोनों कोर्सेज की बात करूं, तकरीबन 150 से ऊपर कंपनीज आ चुकी हैं। आप पूरे कैंपसेस का सारी यूनिवर्सिटी का मैं मिला के बता रहा हूँ, तकरीबन 150 से ऊपर कंपनीज आ चुकी हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं जैसे कि थॉटवर्क्स है, मारुति सुजुकी है, नोकिया है, हीरो है, फ्लो डैनियल है, एटकिंस रियलिस है, BSES है, टाटा प्रोजेक्ट्स है, कॉन्सेंट्रिक्स है, ओटिस है, JLL है, TCS है। ये बहुत इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं। अगर ये नाम आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज तक आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज अच्छा फंक्शन कर रही है। सर जैसे कि अभी हम लोग जैसे डिप्लोमा के बच्चे हैं, तो हम लोगों ने अभी 2 ही कंपनी जो है अच्छी कंपनी में देखे हैं, जैसे कि नोकिया होगी और अभी यूनिकॉर्न डेनमार्क करके आई थी वो कंपनी। अभी तक तो हमारे लिए तो 2 ही अच्छी कंपनी आई है। BCA के लिए आई होंगी। आप किस ट्रेड से डिप्लोमा कर रहे हैं अभी? कंप्यूटर साइंस। देखिए, कंप्यूटर का ओवरऑल मार्केट जो है फिलहाल डाउन चल रहा है। आपने ये चीज़ें तमाम कई सारे अखबारों के माध्यम से भी ये जानकारी आपको मिली होगी। मुझे जो जानकारी है मेरी ज़ाती, जो कंपनीज ने लास्ट ईयर हायरिंग किया था, सारे स्टूडेंट्स को वो अभी तक खुद ही जो लास्ट ईयर वाले हायरिंग है उन्हीं को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई है। ठीक है, बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होते हैं। कोविड के दौरान IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम रहा, बहुत ज़्यादा हायरिंग हुई, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े पैकेजेस पे हायरिंग हुई। उस टाइम तो 2 ही चीज़ें थी जिससे इंडस्ट्रीज या बिजनेसेस सरवाइव कर रहे थे। एक चीज़ थी सेल्स, जिससे कि बिजनेस आ रहा था, और बिजनेस आने के लिए क्योंकि कोई भी फील्ड पे नहीं था, तो बिजनेस को ऑटोमेट होने की बहुत ज़रूरत थी। और वो बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए वो सारे IT वाले लोग जो है तमाम ऐप के जरिए सारी चीज़ें होना, ऐप के जरिए सारा चीज़ हो जाना, वेबसाइट, गूगल, इन सारी चीज़ों के थ्रू। तो उस टाइम जो ओवर हायरिंग हुई, उसी का हम थोड़ा बहुत जो है रिपरकशन इस वक्त अभी हम मार्केट में देख रहे हैं, जिसमें कंपैरेटिवली क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ IT सेक्टर में फ़िलहाल मुझे कम दिख रही हैं और विज़ अदर सेक्टर्स। इसके अलावा एक ख़ास चीज़ और है जो कि मैंने नोटिस किया है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ अ लॉट ऑफ BTech स्टूडेंट्स। ठीक है, और पिछले जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि कोविड के दौरान IT में बहुत बूम रहा, बहुत अच्छे पैकेजेस मिले लोगों को। तो पिछले 2-3-4 सालों में लोगों का IT के तरफ ट्रांसफर भी बहुत ज़्यादा हुआ है। सबको IT चाहिए, सबको IT करना है, सबको EC पढ़ना है, सबको क्या कहते हैं कंप्यूटर पढ़ना है, जिसकी वजह से जो एक ऑन एन एवरेज नंबर रहता था कि 100 लोग मैकेनिकल में, 100 इलेक्ट्रिकल में, 100 IT में, तो अब एक हम डिफरेंट सी जो है एक रेशियो देख रहे हैं कि IT में अलग से ही 300-400 लोग, 500 लोग हैं। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस जिन्होंने एक कोर्स में 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार सीट्स रखी हुई हैं और एक क्लास इतने बच्चों से चल रही है। तो बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सो लार्ज नंबर ऑफ BTech स्टूडेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट, एक रीज़न ये भी हो सकता है जो डिप्लोमा कंप्यूटर को अपॉर्चुनिटी और कम मिलती है। सर तो सर आप मेजर कंपनी कौन कौन से अभी आने वाली है इसके बारे में बता सकते हैं?
सी मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब तक कंपनी आकर रिक्रूट करके चली ना जाए तब तक ये बताना कि कौन सी आने वाली है ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कई बार कंपनीज होती हैं, देखिए हमारा कंट्रोल कंपनी पे नहीं होता। कंपनी के अपने रूल्स हैं, अपने प्रोसीजर्स हैं, वो उसी पे काम करती है। कई बार होता है कंपनीज हमको मेल कर देती हैं बट टर्न अप नहीं होती, उनके यहाँ वैकेंसीज फ्रीज हो जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनीज आती हैं, रिक्रूटमेंट करती हैं, उसके बाद उनकी वैकेंसीज फ्रीज हो जाती हैं। ठीक है, इस सब चीज़ों पे हमारा ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता। बट तब भी जो फिलहाल अभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें एक हमारा बहुत मेजर रिक्रूटर है, दैट इज रॉकवेल ऑटोमेशन, जो कि हाँ ऑफ कोर्स डिप्लोमा कंप्यूटर के बच्चों को भी लेता है। और 5 लाख के पैकेज पे लास्ट ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर के और इलेक्ट्रॉनिक्स से बच्चे सेलेक्ट भी हुए थे वहाँ पे। तो रॉकवेल ऑटोमेशन आना बचता है और कुछ कंपनीज और भी हैं जो कि आनी रहती हैं अभी। तो वो सारा प्रोसेस अभी चल रहा है, अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, चीज़ चलती रहेगी। जैसा कि सर हम जब एक प्लेसमेंट सेशन ख़त्म हो जाती है तब पता चलता है कि कितने पैकेजेस पे कितने बच्चों को हुई है, हाईएस्ट पैकेज कितने गए हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कितनी पैकेज जा सकती है इस बार? See, a lot of companies nowadays have shift their models. अब वो डायरेक्ट जो है आपको क्या कहते हैं, डायरेक्ट सीटीसी ऑफर नहीं कर रहे। पहले वो आपको इंटर्नशिप या ट्रेनिंग या प्रोबेशन पीरियड जिसमें आपको वो सिखाते हैं। और कोई भी कंपनी जो आपको सिखाने का पैसा दे रही है वो मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है, कि जो आपको सिखा भी रही है और आपको पैसे भी दे रही है। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव अ कैंपस ड्राइव दिस ईयर फॉर थॉटवर्क्स आपके डिप्लोमा कंप्यूटर के लिए भी थी, आपने नाम नहीं लिया। द्वारका कैंपस में नहीं है। ठीक है, तो थॉटवर्क्स का मॉडल ये था कि अभी वो 1 साल तक बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद दे आर ऑफरिंग 8 लाख रुपीज पैकेज फॉर अ डिप्लोमा स्टूडेंट। 8 लाख रुपए का पैकेज एक बहुत ही डिसेंट अमाउंट है। और इसको मैंने क्रॉस चेक भी किया कि क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है, कि ऐसा तो नहीं है कि इसमें इंश्योरेंस का अमाउंट या और कोई चीज़ मिला दी गई है। बट अ लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन थॉटवर्क दे सेड कि नहीं सर, हमारा इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग जो है वो अराउंड 58-62,000 रुपीज रहता है और दिस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड अस ऑप्शंस फॉर फर्दर स्टडीज एज वेल, लाइक ऑफ BCA वगैरह। तो इस तरह की कंपनीज हैं। 8 लाख जो अभी तक फिलहाल हाईएस्ट पैकेज, अगर आप इसको मानते हैं, कंसीडर करते हैं कि हाँ ये ठीक है, ट्रेनिंग के बाद 8 लाख जो ऑफर कर रहे हैं, दिस कैन बी कंसीडर्ड एज द हाईएस्ट प्लेसमेंट। तो यस, 8 लाख इज करंटली द हाईएस्ट प्लेसमेंट। सर तो एवरेज पैकेज क्या रहता है? सी एवरेज पैकेज अगर मैं इस साल की बात करूं तो दिस ईयर इट इज समथिंग अराउंड, एग्जैक्ट नहीं होगा ये, बट 2.5-2.6 के आसपास जो है आप एवरेज पैकेज मान सकते हैं फॉर डिप्लोमा। सर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो हायर स्टडी करना चाहते हैं और साथ में जॉब भी करना चाहते हैं, तो ऐसे कंपनी भी होगी जो दोनों प्रोवाइड करती होगी? ज़्यादातर इस तरह की कंपनीज हमको IT सेक्टर में ही दिखती थी, जो कि BCA या फिर BTech वगैरह के कोर्सेज कराती थी और साथ में जो है नौकरी पे भी रखती थी। पिछले साल कई तरह की इस तरह की ड्राइव भी हुई थी, बट इस साल जैसे कि मैंने अभी आपको बताया थॉटवर्क्स इस तरह का फ्रेमवर्क पे काम करती है तो वो कर रही है। इसके अलावा 1-2 कंपनीज और हैं, विप्रो है जैसे। सर जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को यही नहीं पता होता है कि सर कि हम प्लेसमेंट करने के लिए तो हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इनका कभी कभी टेस्ट ही क्लियर नहीं होता, कभी कभी GD में बैठने का मौका ही नहीं मिल पाता। इनके लिए क्या सुझाव है सर? कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बिकॉज आई एम फ्रॉम मैनेजमेंट बैकग्राउंड, तो IIM अहमदाबाद जाने की और IIM कैलकाटा जाने की, IIM बैंगलोर जाने की ख्वाहिश हर मैनेजमेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की रहती है। उसने कॉमर्स पढ़ा है, BCom या BBA किया है। अलग अलग कॉलेजेस के कुछ बहुत सारे अनकहे क्राइटेरिया जो कहीं मेंशन नहीं होते, बट यस वो कहीं ना कहीं कंसिडर किए जाते हैं। आपकी 10th की परसेंटेज, आपकी 12th की परसेंटेज, वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं है आपके पास, ठीक है, आप कहाँ से क्या कहते हैं, किस तरह से आपने अपनी 10th 12th और ग्रेजुएशन की है,
उसमें क्या क्या और किया है, पढ़ाई तो सब लोगों ने की है, उसके अलावा आपने क्या किया है। अभी हमने जो खास चीज देखी वो ये है कि हर कोई जो टॉप पैकेज है या जो टॉप सीटीसी है वो लेना तो चाहता है, बट उसके लिए मेहनत बहुत कम लोग करना चाहते हैं। ठीक है, अब आप सोच के देखें कि नॉर्मल किसी भी आप बीटेक के कॉलेज को लें, प्राइवेट कॉलेज को, उसमें पता करें कि क्या एवरेज सीटीसी है जो लोग प्लेस हो जा रहे हैं उनकी। ठीक है, और at DSU we are providing a lot of better packages for diploma students. ठीक है, that is a reality. But problem is again, कंपनी को मैं बुला सकता हूँ, इनवाइट कर सकता हूँ, बट सिलेक्शन आपके हाथ में। ठीक है, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, whether it be your communication skills, whether it be your technical skills, whether it be your seriousness, your sincerity and your approach. ठीक है, कंपनी आती है तो आपको पता होना चाहिए, इन एंड आउट पता होना चाहिए, कंपनी क्या करती है, किस डोमेन में काम करती है, किस रोल के लिए आ रही है। सवाल ये होना चाहिए कि सर इस कंपनी के बारे में हमको और इन्फॉर्मेशन दीजिए, इस रोल के बारे में हमको और इन्फॉर्मेशन दीजिए। लेकिन हम हर बार सिर्फ एक सवाल के पीछे पड़े रहते हैं, सर पैसा कितना दे रही है, पैसा कितना दे रही है, पैसा कितना दे रही है। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है। और अगेन मैं लास्ट यही कहूँगा कि कॉलेज एक बार आप पास आउट हो जाते हो तो ये टाइम दोबारा नहीं आता है। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है बहुत मेहनत करने का, बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ करने का, तो इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए। अभी आप के अंदर एनर्जी है, आप 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे काम कर सकते हैं, आप चीज़ें नई सीख सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, ओवरऑल आपका डेवलपमेंट होता है आप जिस उम्र में है। तो इसको मोबाइल पे गेम्स खेल के या इंस्टाग्राम पे रील्स देख के इस टाइम को ख़राब ना करें। इस टाइम को जितना ज़्यादा हो सके उतना इसको यूटिलाइज करें। हर के जीवन में मैं ऐसा, ये मेरा पर्सनल मानना है कि कोई 3 से 5 साल का समय ऐसा आता है कि अगर वो उस टाइम अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा मेहनत कर ले तो उसका आने वाला जीवन उतना ज़्यादा सरल हो जाता है। अब ये उस व्यक्ति के ऊपर है कि वो अपना ये 3 से 5 साल कितना जल्दी लाता है या कितना बाद में लाता है। जितना वो जल्दी लाएगा आगे का जीवन उतना आसान होता चला जाएगा। आप ये बता सकते हैं कि मतलब जिनको प्लेसमेंट में बैठना है तो उनको CGPA मेंटेन करनी पड़ती है, कितना करनी पड़ती है, आप बता सकते हैं? अलग अलग कंपनीज के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जब कोई अच्छी बड़ी कंपनी आती है और वो 3 लाख 4 लाख 5 लाख या उससे ज़्यादा का पैकेज ऑफर करती है, तो वो भी ये चीज़ चाहते हैं कि हम जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो उसको ले जाएं। अब उनके पास भी कोई और क्राइटेरिया तो है नहीं आपकी एबिलिटी चेक करने का। ठीक है, देयर आर कंपनीज जो टेस्ट वगैरह कराती हैं, ये सब चीज़ें करती हैं, बट जो उनके पास एक चीज़ रेडिली अवेलेबल रहती है, दैट इज योर ग्रेड शीट्स। आपके 10th में कितने मार्क्स थे, अगर आपने 12th किया है तो उसमें कितने मार्क्स हैं, आप जो डिप्लोमा कर रहे हैं उसमें आपके एवरेज कितने मार्क्स हैं। तो अलग अलग कंपनीज का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। कुछ कंपनीज ऐसी भी हमने देखी हैं जिन्होंने 75% से ऊपर मांगा है, कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने 70% से ऊपर मांगा है, कुछ हैं जिन्होंने 65% से ऊपर माना है। लेकिन आप मान के चलिए मेजॉरिटी, एक्सेप्शंस को हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, मेजॉरिटी आपको 65 से ऊपर या 60 से ऊपर अपना परसेंटेज थ्रू आउट मेंटेन करना है in order to get eligible for maximum companies. But if you are eyeing the best companies that are available in the market who are hiring diploma graduates, then in that case your percentage should be more than 75 or 80% in your class 10. If you have done 12, then 12th as well, and in your diploma also. सर, तो आपके अकॉर्डिंग अभी कितने बच्चों की लगभग प्लेसमेंट हो जाएगी? See, हायर एजुकेशन में डिप्लोमा इज दी पहली सीढ़ी होती है।
मतलब जिसने 10th किया है उसके बाद पहली बार डिप्लोमा करने आया है, उसके बाद दुनिया भर के ऑप्शन रहते हैं। हमने देखा है कई बार कि जो बच्चा डिप्लोमा कर रहा है वो ओपन से कहीं और से BA BCom BSc BCA भी कर रहा है। हमने ये भी देखा है कि जो डिप्लोमा कर रहा है बच्चा, वो डिप्लोमा के बाद कहीं और से जाके BE कर रहा है। हमने ये भी देखा है कि वो फिर से फर्स्ट ईयर से BTech कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसमें एग्जैक्टली कितने लोग वाकई प्लेसमेंट के लिए इंटरेस्टेड हैं, ये देखना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, क्योंकि आपकी ये पहली ही सीढ़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल BCom कोर्स हो गया, BCom के मैक्सिमम बच्चे वो हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, MBA परस्यू करते हैं, MCom परस्यू करते हैं। ठीक है, तो उनका विजन ये होता है कि हाँ हमको हायर स्टडीज करनी है। सिमिलरली जो भी आपके टोटल स्टूडेंट्स हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना खुद का कुछ स्टार्टअप वगैरह या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तलाश करते हैं जिसपे वो अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। अगर मैं अभी की बताऊं तो देयर आर अराउंड 2000 स्टूडेंट्स हु हैव गॉट प्लेसमेंट थ्रू कॉलेज। Out of not exactly for I think the number is little less, around 4000 or something, but as I have mentioned कि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हायर स्टडीज में जाना है। एक और बहुत अहम चीज़ वो ये है कि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस का एक कट ऑफ होता है कि आपको मिनिमम 60% या 65% जैसे कि हमने बात की अभी कि इतने होने चाहिए 10th में या 12th में। ठीक है, या बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं जिसमें जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से जो अभी तक अगर मैं बताऊं तो देयर वुड बी हार्डली 10, 15 और 20% स्टूडेंट्स हु आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड फॉर प्लेसमेंट एंड आर नॉट गेटिंग प्लेस्ड, एंड दिस नंबर इज मेजरली फ्रॉम computer or IT related branches. Rest mostly are mechanical or other branches are either completely done or we are moving in a very positive direction। और ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1-2 महीने में जब तक ये डिप्लोमा प्रोग्राम खत्म होगा तब तक ये सारी चीज़ें हो जाएंगी कंप्लीट। तो आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। तो ये बात रही हमारी TPO से। अब आइए बच्चों से बात करते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि किन किन बच्चों की प्लेसमेंट हो चुकी है। जिन बच्चों को प्लेसमेंट हो चुकी है उनसे बात करेंगे और पूछेंगे उनसे कि कैसे उनकी प्लेसमेंट हुई है, क्या क्या प्रोसेस था। ये सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलेंगे। हेलो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक रोका जो कि क्लास के टॉपर भी हैं। आज इनसे हम बात करेंगे कि इनका जो नोकिया में है इंटरव्यू क्लियर हो गया और इनका सिलेक्शन हो गया। तो आज इनके बारे में इनसे पूछेंगे कि आपका कैसे नोकिया में सिलेक्शन हो गया। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद से फिर क्वेश्चंस करेंगे। So hey everyone, मेरा नाम अभिषेक रुका है। मैं एक डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और हाल ही में मेरी प्लेसमेंट नोकिया में हुई है, जैसा कि इन्होंने सामी आलम ने आपको बताया। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक आर्टिस्ट की तरह अपने आप को ट्रीट करता हूं, जो कि चीज़ों को ड्रीम करता है, जो सोचता है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। एंड बस उसी के क्वेश्चन में मैं हूँ एंड उसी के साथ साथ मैं चीज़ों को सीखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ एंड अपने जो मुझे चीज़ें पसंद है मैं बनाता रहता हूँ बस। तो रोका सर, आप ये बताओ कि मतलब कैसे आपका इंटरव्यू हुआ? पहले इंटरव्यू हुआ या फिर क्वेश्चंस आए, एप्टीट्यूड पूछे, रीजनिंग पूछे या फिर GD राउंड, कैसे हुआ? ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो हमारा बेसिकली क्या हुआ था, पहले हमारा जो कॉलेज का ग्रुप है उसमें हमारे TPO ने मैसेज डाला था कि आज नोकिया का जो है फॉर्म आया है, उसको भर लो। ठीक है, तो नोकिया का फॉर्म आया, हमने फिलअप कर दिया। देन अराउंड कुछ समय के बाद में हमको जो है मेल आया था, इसमें था कि हमको जो नोकिया का जो एक एग्जाम है जो कि ऑनलाइन बेस्ड होने वाला है उससे हमें करना था। तो जो ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम है उसमें करीब अराउंड 4 to 5 सेक्शंस थे, जिसमें एक तो था इंग्लिश वाला जो सबसे पहला सेक्शन था, दूसरा था हमारा एप्टीट्यूड, तीसरा था अपना जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस होते हैं एंड चौथा आ गया हमारा जो ऑटोमेटा होता है। ऑटोमेटा करीब 1 घंटे का राउंड था, जिसमें क्या करते हैं दो क्वेश्चंस गिवन थे एंड हमको सिर्फ दोनों में से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी थी, जावा या C++। ठीक है, एंड जो भी क्वेश्चंस थे वो ऐसे थे ऑटोमेटा से पहले के मैं अगर बताऊं तो MCQ बेस्ड, तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन थे सब। और MCQ बेस्ड क्वेश्चन ऐसे थे कि आपने एक बार आंसर दे दिया और आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चले गए तो आप पुराने क्वेश्चन में वापस नहीं आ सकते हैं।
ठीक है, मुझे बहुत चैलेंजिंग था, तो इसको भी हमने पार करा। एंड देन उसके बाद में जब मैंने इस एग्जाम को दे दिया एंड अराउंड कुछ समय के बाद, ठीक है, बहुत गैप था, उसके बाद हमको एक आता है टीपीओ का मैसेज आता है उसमें ग्रुप में कि कौन कौन से बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं। एंड देन हमको जाना था कस्तूरबा कैंपस, जो कि डीएसयू का कैंपस है प्रीतमपुरा में, वहाँ पे हमें जाना था फॉर दी इंटरव्यू। तो इंटरव्यू राउंड जो थे उसके 3 पार्ट्स थे। सबसे पहला जो पार्ट था वो था जीडी, सेकंड पार्ट जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन, सेकंड पार्ट था हमारा टेक्निकल इंटरव्यू एंड थर्ड पार्ट था हमारा एचआर। ठीक है, तो जीडी का टॉपिक क्या था उससे? जीडी का टॉपिक जो हमें मिला था वो मिला था सोशल मीडिया प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली उनका मोटिव क्या था जीडी के पीछे, कि हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश में बात करना मैटर नहीं था वहाँ पे, मैटर ये भी था वहाँ पे कि आप जो है किस तरीके से सामने वाले को सुनते हो और किस तरीके से अपनी बातों को रखते हो। ठीक है, तो अगर आप जीडी पे अगर अगली बार आप बैठते, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर भी रहे जहाँ पे जीडी है, ठीक है, तो वहाँ पे आप थोड़ा इन बातों को ध्यान रखें कि सामने वाला जो क्या कह रहा है उसे सुनने की कोशिश करें एंड अपनी चीजों को भी एक्सप्रेस करना सीखें। ठीक है, ये बात हो गई। अगला था टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल जो राउंड था उसमें क्या था, हमको कहा था कि हमें अपना एक सीवी या तो रेज्यूमे जो अपने साथ लेके जाना है। ठीक है, सीवी या तो रेज्यूमे। जब हम सीवी या रेज्यूमे लेके जाएंगे देन वहाँ पे एक सर आए थे, तो एक रूम था पूरा खाली। ठीक है, वहाँ पे मैं एंड सर आए, उन्होंने मेरा रेज्यूमे लिया। तो जब मैंने अपना रेज्यूमे दे रहा था उनको, तो मैंने उसमें ना रेज्यूमे में लिखा था C++ डेवलपर। ठीक है, मैं C++ डेवलपर पूरी तरीके से नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कवर कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने C++ डेवलपर का जब मैंने उनको रेज्यूमे दे रहा था, तो मैं देते देते एक बात कही कि सर देखो, ये तो मेरा रेज्यूमे है और साथ में मेरा सीवी भी है। ठीक है, उन्होंने कहा 2 चीजें क्यों लेकर के आया? मैंने कहा देखो सिंपल है कि जो C++ डेवलपर का तुमने दे रखा वो मैं इसे दे रखा क्योंकि जब मैंने आपके बारे में थोड़ा सर्च करा था, मतलब नोकिया के इंटरव्यू के बारे में जब सर्च करा था, तो वहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग का दिखा रहा था एंड उसमें कहा था कि C++ या फिर जावा में जो है वो जो है प्रोग्रामर्स को ले रहे हैं। तो मैंने उनको C++ डेवलपर का उसमें रेज्यूमे दे दिया था। बाकी मेरे पास अपना CV भी था जिसमें मैंने अपने आप को एज अ डेवलपर लिखा हुआ है। ठीक है, एज अ डेवलपर कैन प्रोग्रामिंग इन एनी लैंग्वेज। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे उनको मतलब जो भी सच था मैंने उनको बताया एग्जैक्टली कि मैं क्या करता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद में उसके बाद टेक्निकल राउंड में कुछ क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन क्या थे जो अभी आजकल ट्रेंड्स चल रहे थे, जैसे कि ऑटोमेशन अभी आ रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेशन अच्छा है या गलत, या आपसे उन्होंने एक सवाल पूछा था। वो जो क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से, अब इस क्वेश्चन में क्या होता है कि वो आपके माइंड सेट को एक बार चेक करते हैं कि आप इन नई चीजों के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए ऑटोमेशन को लेकर कुछ लोग सोचते हैं भाई ऑटोमेशन बढ़िया है, कुछ लोग सोचते हैं कि ऑटोमेशन आ जाएगा तो नौकरियां चली जाएंगी। तो इसके पीछे आपको क्या माइंडसेट है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो माइंडसेट के ऊपर ये हो गया। देन उसके बारे में धीरे धीरे आप जो भी चीजें अपने प्रोजेक्ट के बारे में उनको बताते हैं, जो भी कुछ अपने बारे में बताते हैं, वो उसी में से क्वेश्चन आगे पुटअप करते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप और कितना बेहतर कर सकते हैं या आपके अंदर और क्या खूबियां हैं। ठीक है, टेक्निकल राउंड हो गया एंड मेरा टेक्निकल राउंड एंड हो गया था। इसके बाद में आता है एचआर राउंड। तो एचआर राउंड जब हुआ तो एचआर राउंड में उन्होंने बेसिकली ये बताया कि आपका स्टाइपेंड कितना रहेगा एंड देन उन्होंने पूरा बताया कि क्या कहते हैं स्टाइपेंड बोले सैलरी बोले कुछ ही बोल सकते हैं वैसे ना, पैकेज कितना रहेगा। ठीक है, उन्होंने पैकेज बताया ना, आपको मंथली सैलरी इन हैंड कितना मिलेगा उन्होंने ये बताया। ठीक है, सैलरी इन हैंड उन्होंने बताया। देन उसके बाद उन्होंने हमारे बारे में ना थोड़े बहुत वहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपके माइंडसेट को देखा जाता है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन था कि उन्होंने पूछा कि आप जॉब प्रोफाइल को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे या मनी को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा बी ऑनेस्ट, जो आपको सही लगता है आप वो आंसर दे सकते हैं, लेकिन हाँ आंसर वन वर्ड मत दो, वन वर्ड आंसर मत दो। ठीक है, आंसर दो एज अ सेंटेंस या एज अ स्मॉल पैराग्राफ, मतलब कि आपने एक चीज बोली एंड देन आपने डिफाइन करा कि आपने वो चीज क्यों बोली। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप मनी को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे या जॉब प्रोफाइल को। मैंने कहा था कि देखिए जॉब प्रोफाइल जो है यहाँ पर, मैं जॉब प्रोफाइल बहुत बढ़िया लगी है एंड जॉब प्रोफाइल में मैं वर्क कर सकता हूँ, लेकिन अगर मनी भी उसी के साथ अगर अच्छी मिलती है देन इट कैन बी अ मोटिवेशन। ठीक है, और जनरल बात है कि आप यहाँ पे मुझे सुन रहे हो, आप भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, है ना, एंड जॉब करने का मोटिव क्या है आपके पीछे, कि आपको फैमिली को सपोर्ट करना है या आपको अपने लिए पैसे कमाना है ना। तो मनी इज अ मोटिवेशन बेसिकली। एंड जॉब प्रोफाइल अगर आपको मनी के साथ रिस्पेक्ट भी मिल रही है, एक अच्छी पोजीशन मिल रही है, तो वो तो बढ़िया है ही, है ना। तो इस तरीके से बी एन ऑनेस्ट एक आंसर दिया करो आप। एंड बाकी होता है कि वो पूछते कि आपने जो हमारे प्रेजेंटेशन हुई थी शुरुआत में वो कैसी लगी, उसमें क्या क्या आपको समझ में आया एंड क्या आपको अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में मालूम है या आप सिर्फ बैठे हो, है ना। तो वो भी है कि आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि आपको प्रेजेंटेशन में आपकी कौन सी जॉब प्रोफाइल बताई है। जैसे मुझे बताए थे कि हमारा जो है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की तरह हमारा फॉर्म भरा गया था एंड जो हमारा डोमेन बताया गया नेटवर्क एंड क्लाउड सर्विस। ठीक है,
तो आपको प्रोफाइल मालूम होना चाहिए। और बाकी जब सिंपल है और बाकी नॉर्मल जो बातचीत चलती है कि आपकी फैमिली कहाँ से है, आप कहाँ से हो, है ना, तो सिंपल नॉर्मल बात ये चलती है। तो HR राउंड इतना हो गया। फिर ये राउंड थे हमारे जो मैंने आपको बताया अभी। अच्छा, तो ये बताइए कि सबसे पहले मतलब कितने बच्चों ने अप्लाई किया था और कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था? अराउंड अगर मैं कहूँ कि हमारे क्लास में करीब 70 बच्चे हैं, 70 बच्चों ने अप्लाई करा था एंड उसमें से करीब 21। एक्चुअली जो बच्चे थे वो सारे बच्चे ने अप्लाई कर दिया था, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 15 बच्चों को सिलेक्ट करा। उसके बाद से उनका जो इंटरव्यू का प्रोसेस था, लाइक GD, टेक्निकल राउंड और टेस्ट वाला जो भी था वो हुआ। इसमें क्या हुआ था कि जो टेस्ट वाले में तो 15 में से आधे से ज्यादा बच्चे जो है वो निकल चुके थे। उसके बाद फिर टेक्निकल राउंड में गए थे। अब बात करते हैं दोस्तों कि अब रोका सर की पैकेजेस के बारे में बात करते हैं कि कितनी पैकेजेस मिलती है नहीं। सो पैकेज की जो बात करें तो पैकेज उन्होंने जो हमको कंपनी से जो मुझे कल मुझे ऑफर लेटर आया था कंपनी से, तो उसमें पैकेज जो बताया गया वो बताया गया 3.5 LP है, 3.5 लाख पर एनम, क्योंकि एज अ बिगिनर बहुत अच्छा पैकेज है। और समय के साथ आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे देन आपका पैकेज इंक्रीज होगा। ठीक, रोका सर आपकी CET में रैंक कितनी थी? CET कॉमन एंट्रेंस जो CET का जो मैंने एग्जाम दिया था 2021 में DSU के लिए, तो उसमें मेरी रैंक थी 100। ओह, कांग्रेचुलेशन। Thank you. अच्छा, ये बताइए आप आउटसाइडर है या फिर इनसाइडर है? मैं दिल्ली से हूँ। हाँ, चलो ठीक है दोस्तों, आप रोका सर को सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। आप मोटिवेट हो चुके होंगे कि कैसे इन्होंने नौकरी ले ली है अभी DSU द्वारका कैंपस में। आप भी ले सकते हैं। आप आइए, देखिए आपका जो रैंक है कितनी रैंक आएगी कि आपको DSU द्वारका कैंपस मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों दूसरे बच्चे से और फिर उनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। और भी बच्चे हैं जिनको सिलेक्शन हो चुका है नोकिया में, आइए उनसे बात करते हैं। मेरे साथ है मनन, जो कि ये भी क्लास टॉपर है। आज इनसे भी पूछते हैं कुछ क्वेश्चन। इनका जो है नोकिया में सिलेक्शन हो चुका है, तो आज इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि कैसे सिलेक्शन हुआ, ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले। आप भी आओ DSU द्वारका कैंपस में, तो आप भी अपने प्लेसमेंट के बारे में सोचें और कैसे प्लेसमेंट ले सके। आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हेलो भाई एवरीवन, हेलो। एंड सबसे पहले ना सब्सक्राइब कर लो भाई के यूट्यूब चैनल को। बहुत इन्फॉर्मेशनल कंटेंट आता है एंड बहुत बढ़िया चैनल है। मैंने तो कर रखा है, आप भी कर लो। थैंक यू भाई। और कैसे आप सब भाई, कमेंट सेक्शन में लिखना मस्त। हम सब DSU के मस्त बंदे अपना कर रहे हैं, आप भी करो, मज़ा आएगा। तो सबसे पहले मनन आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो ब्रीफ में। तो भाई सबसे पहले मेरा नाम है मनन गुप्ता, मैं 21 ईयर्स का हूँ। एंड हम लोग यहाँ पे डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं 6th सेमेस्टर के। एंड अभी हमारा 6th सेमेस्टर चल रहा है और हमारे को प्लेसमेंट ऑफर आया था नोकिया की तरफ से। हमारे TPO ने भेजा था लिंक, हमने फिल किया। उधर से एक टेस्ट कंडक्ट हुआ था हमारा। तो नोकिया के ना राउंड 4 में डिवाइडेड थे। तो फर्स्ट राउंड हमारा टेस्ट राउंड था, उसके अंदर बेसिकली एनालिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस थे। एंड उसके बाद जिसका वो एग्ज़ाम क्लियर हुआ उनके नाम आए आगे के इंटरव्यूज़ के लिए। फिर हमारा नाम आया था, मेरा अभिषेक रोका। हमारी क्लास से टोटल 10 बच्चों का नाम आया था। एंड फिर उसके बेसिस पे हमारा कस्तूरबा गांधी DSU कस्तूरबा के अंदर हमारा एक ऑफलाइन इंटरव्यू प्लान था उनकी तरफ से। हम वहाँ गए। सबसे पहले वहाँ पे एक उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन चलाया, लगभग आधा घंटा चला था। तो उसके अंदर बताया कि नोकिया में कहाँ इंटरप्राइज कहाँ काम करती है, उनका वर्क फ्लो कैसा है, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, क्यों काम करना चाहिए, वो क्या पोस्ट लेकर आए हैं, पैकेजेस क्या हैं, उनके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने वो बताई। देन उन्होंने स्टार्ट किए राउंड्स थे। फर्स्ट राउंड था उनका GD राउंड। उसके अंदर बेसिकली ग्रुप बना के उन्होंने ग्रुप डिस्कशन कराया उनके टॉपिक्स पे। उन्होंने जो भी टॉपिक्स दिए थे, टॉपिक क्वाइट इजी थे। टॉपिक था हमारा था सोशल मीडिया आया था। एंड मैं तो काफ़ी एक्टिव सोशल मीडिया पे, तो मेरे लिए काफ़ी इजी था। तो वो हमने बहुत इजीली क्लियर कर लिया था। मतलब हम दोनों तो बहुत ही एक्टिव है सोशल मीडिया पे, हमें को भी फॉलो कर लेना भाई। लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा भाई का, जरूर इसको फॉलो करना। उसके बाद फिर हमारा सेकंड राउंड था 1-to-1 कॉन्वर्सेशन, 1-to-1 टेक्निकल इंटरव्यू था हमारा। तो उसके अंदर हम लोग गए सर से। वहाँ पे एक हमारे सर बैठे हुए थे, सतीश सर नाम था शायद से उनका। उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे। बेसिकली नेटवर्किंग की जॉब थी, कोडिंग की नहीं थी। तो मोस्टली क्वेश्चन नेटवर्किंग के अराउंड थे, जैसे TCP IP वगैरह ये सब पूछे थे। एंड देन उसके बाद जिसका वो क्लियर हुआ वो गए HR इंटरव्यू के लिए। अब ना HR इंटरव्यू में क्रेजी थिंग हुई थी कि हम 3 लड़के थे, हमारा वहाँ पे सिलेक्शन कह दिया है। फिर कहा कि वो सर कोडिंग के नहीं है, तुम कोडिंग की साइड से हो, प्रोग्रामिंग की साइड से हो, तो तुम्हारा एक और टेक्निकल इंटरव्यू होगा। हम वेट कर रहे थे। एंड देन जो वहाँ पे एक हेड थे उनकी तरफ से, वो आए, उन्होंने बोला, मेरे को बोला कि आप रुको, और उन दोनों को कहा कि आप चले जाओ। तो मुझे लगा कि मेरा टेक्निकल इंटरव्यू होगा और उनका HR होगा। बट मतलब फॉर्चुनेटली मेरा HR हुआ और उन दोनों को बाहर कर दिया वहीं से।
फिर मेरा HR इंटरव्यू, और HR इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछता है। HR इंटरव्यू में नॉर्मली पर्सनल क्वेश्चन रहते हैं कि अचीवमेंट क्या है, क्या क्या कर रखा है आपने, आगे कहाँ देखते हो अपने आप को, नॉर्मल। और लास्ट में बस इतना ही पूछा कि आप कंफर्टेबल रहेंगे जॉब्स के लिए, एंड ना उसमें शिफ्ट्स रहती है तो वो आप शिफ्ट विफ्ट का पूछ लेना, एंड सैलरी जो भी उनका पैकेज रहता है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो बस इतना ही था, इतने मतलब यही सब कुछ हुआ था वहाँ पे। एंड एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। एक मैं तो डरते डरते गया था कि मेरा होगा नहीं, मेरे को लग रहा था कि लाइक काफ़ी अच्छे बच्चे आए हुए थे उधर, बट फॉर्चुनेटली मेरा हो गया। एंड कल ही जॉब ऑफर लेटर आया था, एंड आज डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा, तो हाँ अगस्त के आसपास ज्वाइनिंग भी हो जाएगी हमारी। इसमें अगर जो आपको टेक्निकल राउंड हुआ था तो उसमें क्या प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा था? हाँ, उसमें टेक्निकल राउंड में पूछते हैं। सबसे पहले ना नेटवर्किंग की जॉब है, कोडिंग की नहीं है, प्रोग्रामिंग की नहीं है। तो वो उस बेस पे मतलब हमारे प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा नहीं गए, बट इन्होंने प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ना पूछा कि लाइक उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, मुझे बड़ा बेसिक लगा। वो क्वेश्चन था कि अगर हम C++ या C यूज़ कर सकते हैं तो मैं जावा और पाइथन की यूज़ करूँ, तो ऐसे क्वेश्चन थे। बट नेटवर्किंग साइड पर उन्होंने पूछा TCP IP वगैरह, एंड TCP के IP के वर्जन्स, मॉडल क्या था, आर्किटेक्चर क्या है, वो सब पूछ रहे थे। एंड ना बेसिकली मैं तुमको बता देता हूँ कि मोस्टली जो कंपनीज काम कर रही है, अगर प्रोग्रामिंग की है तो अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करता है, एंड इफ नेटवर्किंग की है तो उनका खुद का एक सॉफ्टवेयर रहता है। तो वो बेसिकली तुमको काम सिखाएंगे 1 महीना। वहाँ पे जो तुम सीख कर जा रहे हो उतना काम नहीं आता, क्योंकि बस तुम्हारा एक माइंडसेट क्लियर रहता है कि फॉर एग्जांपल तुम्हें एडिशन आता है, तुमको कोई हिसाब का किताब काम देगा, वो पहले सिखाएगा। बट एडिशन तुमको आता है ना, तो तुम्हें थोड़ा बहुत पता हो जाता है। वैसा ये कि प्रोग्रामिंग तुमको थोड़ी बहुत आती है तो उनके सॉफ्टवेयर तुम समझने में ईजी हो जाएगा तुमको। एंड नेटवर्किंग का तो वही है, मतलब उनका सॉफ्टवेयर रहेगा, वो सिखाएंगे हम लोग को। ट्रेनिंग पीरियड रहेगा 1 महीने का हमारा। तो मनन आप बताओ कि अपना जो CET हुआ था कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसमें तुम्हारी रैंक कितनी थी? मेरी रैंक थी 151, एंड मैं ना PCMB बैकग्राउंड से हूँ, मैं 12th के बाद आया था, तो मैंने फार्मेसी का भी दिया था और उसमें मेरी 57 रैंक थी। तो आप लेटरल एंट्री से आए हो कि या फिर? नहीं, मैं इसमें लेटर एंट्री का मुझे बताया नहीं था इन लोग ने कि लेटर एंट्री सेकेंड ईयर डिप्लोमा में एडमिशन हो जाता है, तो मैंने 3 साल का करा, मेरा 1 साल वहाँ वेस्ट हुआ। तो एक्चुअली दोस्तों इसमें DSU द्वारका कैंपस में अगर जो एडमिशन चाहिए तो इसमें भी बहुत सारे टेक्निक से भी होती है एडमिशन। सबसे पहले होते हैं आपको तो जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके थ्रू होता है, उसके बाद लेटरल एंट्री के थ्रू होता है। अगर जब फिर भी आपको नहीं मिलती है DSU द्वारका कैंपस, फिर आपको ट्रांसफर होकर भी आ जाता है। आपको कोई भी कैंपस मिले ले लो, निश्चिंत रहो। उसके बाद से सेकेंड सेमेस्टर में जब आना, तो आप आने के बाद से वहाँ से ट्रांसफर लेके भी बहुत सारे बच्चे इसमें आए हुए हैं। सो दोस्तों आप मोटा मोटी आइडिया मिल गया आपको कि कितनी रैंक चाहिए होती है DSU द्वारका कैंपस में। अगर जब मैं बात करूं मेरी रैंक जो आई थी CET में तो 114 आई थी। तो ठीक है दोस्तों, और मुझे मौका नहीं मिल पाया नोकिया में इंटरव्यू देने की, क्योंकि रैंडमली सिलेक्शन हुए थे। ऐसा कुछ नहीं था कि जो अच्छे उनको लेके रैंडमली सिलेक्शन थे, उन्होंने जो भी उनका सॉर्टिंग का मेथड रहता है उनके थ्रू रैंडमली नाम आए थे, सिर्फ वही बच्चे आगे गए थे। एक्चुअली सारे बच्चों ने अप्लाई कर दिया था, तो उसमें जो कंपनी ने रैंडमली सिलेक्ट किया 15 बच्चों को, उन्हीं का इंटरव्यू हुआ, टेस्ट हुआ, और उसके बाद से GD राउंड हुआ, जो भी हुआ। और बात करते हैं दोस्तों अब अगले बच्चों से कि उनका रैंक कितनी आई थी। देखो दोस्तों हमारे जो DSU द्वारका कैंपस में है, अभी फिलहाल 2 लोगों की नोकिया में जॉब लगी हुई है। मेरी लगी हुई थी इंटर्न इनलाइट कंपनी थी गुड़गांव में जो है, उसमें लगी हुई थी, लेकिन NOC नहीं दिया कॉलेज वालों ने, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। और एक और है जय कुमार, उससे भी मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, वो भी बताएगा, वो उसका भी जॉब लग चुकी है। बस 4 ही लोग हैं जो हमारे क्लास में जॉब जिनकी लग चुकी है। लेकिन अभी मैं किसी और में भी कंपनी में अप्लाई करूंगा, अगर जो आगे कंपनी आती है या फिर नहीं आती है। हम तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम TPO से बात कर चुके हैं, और TPO ने क्या क्या बताया, आप कितनी कंपनियां आनी बाकी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। तो दोस्तों आप चलते हैं दूसरे बच्चे के बारे में, और दूसरे बच्चे के बारे में पूछते हैं, और उनसे पूछते हैं कि कितनी रैंक आई थी DSU। थैंक यू भाई। आपकी DSU में रैंक कितनी आई थी? 96। आरिफ सियार DSU में रैंक कितनी आई थी? 1। सूरज भाई DSU में रैंक कितनी आई थी? 18। उदित भाई DSU में रैंक कितनी आई थी? 125 की DSU में रैंक कितनी आई थी? मेरी आई थी 198। 198। शिवानी तेरी DSU में रैंक कितनी आई थी? 75 थी। बंटी भाई आपकी रैंक कितनी थी DSU में? 1272। शुभम भाई आपकी कितनी थी? मेरी 280। रोका भाई आपकी कितनी रैंक थी? कितनी? 100। भाई सचिन भाई आपकी कितनी रैंक थी? 1451। हर्ष भाई आपकी कितनी रैंक थी? 26 लग भी रहा है भाई। कितनी रैंक थी आदित्य भाई? अच्छा 21। वैभव भाई आपकी कितनी रैंक थी? मेरी 52। तो जब बात भाई आपकी रैंक कितनी है? मेरी आई थी 318 ऐसे कुछ था। 318 करके। अच्छा आपका प्रोसेस क्या था लेटरल का? मतलब लेटर एंट्री में आपने लिया था ना, आपका प्रोसेस क्या था?
मैं तो क्योंकि 10th पास आउट था तो मैंने खाली नॉर्मल थोड़ा आगे हो, तेज बोलो। मैंने जो है एडमिशन के लिए नॉर्मल एप्लीकेशन दिया था 10th मार्कशीट, क्योंकि 12th नहीं थी तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं था वो पॉइंट। उसके बाद फिर नॉर्मल प्रोसेसिंग और बिल पेमेंट्स थी वो कंप्लीट किया, और बाकी जो फॉर्मेलिटीज थी वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नीतू रैंक कितनी थी डीएसयू में? 500। जयवीर आपकी रैंक कितनी थी डीएसयू के अंदर टेस्ट में? रैंक कितनी थी? हाँ 190 लिटरल से हो ना? रुको ना, फिर प्रोसेस बताओ, बताओ कैसे एडमिशन लिया था? एग्जाम दिया था, ले लिया था एडमिशन मतलब मेन साइट पे गए, लेटरल के लिए अप्लाई किया था? मेन साइट पे लेटरल के लिए अप्लाई किया था? मेन साइड में लेटरल के लिए। फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या गए थे? डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए थे यहाँ पे। वेरीफाई करा गई क्या? मेन कैंपस पे। मेन कैंपस में वेरीफाई ऑनलाइन ही सबमिट किए थे डॉक्यूमेंट्स? ऑनलाइन भी किए थे। ऑनलाइन किए थे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे? आधार कार्ड वगैरह? आधार कार्ड, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट। स्ट्रीम क्या थी आपके पास? साइंस। साइंस थी। आपकी रैंक कितनी आई थी डीएसयू में? 943। और तेरी कितनी रैंक थी हर्ष भाई? 82। ट्रांसफर से आया हाँ, आशीष भाई ट्रांसफर का क्या प्रोसेस रहता है? भाई, एप्लीकेशन दी थी नीचे एडमिन सेल में आकर, उन्होंने कांटेक्ट कर लिया था अपने। फिर तेरा ट्रांसफर हो गया था। तो दोस्तों, आपको मोटा मोटी आइडिया लग चुका होगा कि डीएसयू द्वारका कैंपस में अगर ये एडमिशन चाहिए तो कितनी रैंक लानी पड़ेगी। देखिए, अगर आपकी रैंक खराब भी आती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 8000 से ज़्यादा रैंक आई हुई है, उनकी भी एडमिशन हुई है डीएसयू द्वारका कैंपस में। देखिए, अगर आपकी भी बाई चांस किसी वजह से आपकी रैंक खराब आती है तो आपके पास डिफरेंस कोटा है या फिर किसी भी प्रकार का कोटा है तो आप कटअप चेक कर सकते हैं। अगली वीडियो में बताऊँगा कि कितने कटअप पे, कितने कैटेगरी के कितने कटअप हैं, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर ये डिफरेंस कोटा है तो आपको 8000 भी रैंक आएगी तो भी एडमिशन हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई लिखाई बंद कर दें और आपके पास डिफरेंस कोटा है तो आप इसका यूज़ करें। तो आप पढ़ाई लिखाई करिए, लेकिन आपके पास डिफरेंस कोटा है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीएसयू द्वारका कैंपस में कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से ब्रांचेस हैं, और हम बात करेंगे डीएसयू में, पूरे डीएसयू में कितने कोर्सेज हैं वो सारी। अभी जो नया एक और कोर्स लॉन्च हुआ है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो ये सारी डिस्कस करने वाले हैं उस वीडियो में, और कैंपस का टूर भी होने वाला है उस वीडियो में। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।